चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे जब आप हल्का सा ये वीडियो देखने की कोशिश करो। यहां पर देखो, अर्थ रोटेट भी कर रहा है और सन के चारों तरफ चक्कर भी काट रहा है। आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैंने अर्थ को देखो, यहां पर क्या हो रहा है। अब अर्थ टिल्टेड है हमेशा, और ये टिल्टेड जो है, अर्थ झुका हुआ है, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। जैसा जिस डायरेक्शन में अर्थ झुका हुआ है वैसा ही झुका हुआ रहेगा हमेशा। बस उसी झुके हुए पोजीशन पर अगर सेंटर पे सन है तो इसका चारों तरफ चक्कर वो लगाता रहेगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो इसीलिए हम दो मोशंस देखते हैं, एक तो रोटेशन जो कि अपने ही एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है, और दूसरा रिवॉल्यूशन जो कि अर्थ सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके आधार पर अगर अब हम रिवॉल्यूशन की बात करें, जिसमें हम बोल रहे थे कि अर्थ जब सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इसको हम लोग रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। मतलब कि रिवॉल्व हो रहा है, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पूरा टाइम कितना लगता है, हमने देखा कि रोटेशन में तो लगभग 24 आवर्स लग रहे थे। अगर रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो यहां पर 365 डेज हम बोलते हैं कि हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में अर्थ को एक साल लग जाता है। अब एक साल हम मानते हैं कि लगभग 365 दिन का होता है, 365 डेज का होता है। अब यहां पर क्या एग्जैक्टली 365 डेज होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 365 डेज 6 आवर्स का होता है। मतलब कि हर साल लगभग 6 घंटे बढ़ जाते हैं। अब इसको कंपेंसेट कैसे किया जाए? तो आप जानते हो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर ऐसे ही 6 घंटे हर साल बढ़ते रहे और हमने एक साथ 4 साल के बाद एक दिन एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि 4 साल के बाद टोटल कितना बढ़ जाएगा? यहां पर 24 घंटे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी चौथा साल होगा वो हमारा 365 दिन का नहीं होगा, बल्कि वो हमारा 366 दिन का होगा, 366 डेज का होगा। इसीलिए 366 डेज को हम हर 4th ईयर मनाते हैं और हम बोलते हैं कि ये 366 डेज वाला ये स्पेशल ईयर है जिसको हम लोग लीप ईयर का नाम देते हैं। इस पूरे साल में जहां पर यूजुअली फरवरी में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं। और उसके पीछे का रीजन यही है कि हर साल एक्चुअल में 6 घंटे बढ़ते रहते हैं। इनको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग को चौथे साल में इकट्ठे एक दिन बढ़ा देना होता है। ठीक है, तो 366 डेज क्यों होता है ये आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद रिवॉल्यूशन का कुछ और स्पेशल फिनोमेना अर्थ के ऊपर होता है। आप इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये बीच में हमारा सन है और चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के। यहां पर हमने एक बात ध्यान दिया कि टिल्टिंग जो है, अर्थ का जो झुकाव है वो हर बार बिल्कुल सेम है। यहां पर भी इसी डायरेक्शन में है 23.5 डिग्री, यहां पर भी 23.5 डिग्री है, यहां पर भी और यहां पर भी, चारों पोजीशंस में। लेकिन इन चारों पोजीशन में टिल्टिंग का अपना इफेक्ट है। कैसे? अब आप समझो कि अगर ये वाला पोजीशन देखो, इस वाले पोजीशन में जब अर्थ टिल्ट होता है तो सन की डायरेक्ट रेस कहां पर पड़ रही है? सीधे सीधे पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है, आप देखोगे कि एक ज्यादा पोर्शन, मतलब कि इतना बड़ा पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर का वो अर्थ के तरफ देख रहा है, या फिर अर्थ की सीधी रेस वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसीलिए क्या हुआ कि जब ये सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है तो यहां पर समर होगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है ना, कि जहां पर ज्यादा धूप पड़ेगा, जहां पर ज्यादा सन की रोशनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है ना कि वहां पर गर्मियां होंगी। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर अर्थ पूरा ऐसे चक्कर लगा के यहां पर आता है तो टिल्टिंग तो सेम है, लेकिन अब यहां पर एक चीज चेंज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब नदर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ का वो सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब सन की सीधी रेखाओं को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अब यहां पर अर्थ जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर का अर्थ सन की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए मेजर पोर्शन जो अर्थ का है उसमें नदर्न हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है वो सन की तरफ है। इसीलिए अब इस बार नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी और यहां पर समर चलेगा। अब क्या होता है कि चूंकि हमने जब इन सभी टर्म्स को डिफाइन किया था तो उस टाइम पर मैक्सिमम लोग नदर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम दिया है। नाम कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक टर्म याद करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें हमारा एक दिन या फिर वन डे सबसे ज्यादा होगा। मतलब कि जो इसमें दिन और रात, मतलब डे और नाइट का जो टाइम पीरियड है वो वेरी इस हिसाब से करेगा कि डे सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि लॉन्गेस्ट डे होगा, और नाइट जो है वो सबसे छोटा होगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट होगा। ठीक, तो समर के हिसाब से जब हमारे, आपको पता होगा कि गर्मियों के टाइम पर आप देखो ना कि हमारे दिन कितने बड़े कितने लंबे होते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते होगे तो आपको समझ में आता होगा कि 5 बजे भोर से ही सूरज हमें दिखने लगता है और कभी कभी शाम के 7 बजे के बाद तक भी सूरज दिखता रहता है। मतलब कि लगभग 14 से 15 घंटे तक हमको सूरज दिखता ही रहता है। और सबसे ज्यादा जो ये सूरज दिखने का टाइम है वो दिन आता है 21 जून को। इसी 21 जून का वो ऐसा दिन होता है जब सूरज की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, और इस दिन हमारा सबसे लंबा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। हम बताते हैं कि 21 जून के दिन में जो दिन का लेंथ है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब 21 जून के दिन लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। इसी समय पर नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां चलती होती हैं, इसीलिए हम इस सोल्स्टाइस को समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि जब नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी चलेगी तो जैसी बात है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर सूरज की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं पड़ रही है तो यहां पर ठंडियां चल रही होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होगा। जैसे कि आप समझो कि हमारा देश इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरता है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऊपर से होकर गुजरता है। इसीलिए समर सोल्स्टाइस के दिन हम लोग के कंट्री में भी काफी गर्मी देखने को मिलता है। आप देखोगे कि जून का मंथ काफी गर्म होता है, गर्मियों वाला सीजन होता है। लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट कल हमने मैप में देखा था कि जो एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया तो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना,
तो सदर्न हेमिस्फीयर में जून के मंथ में ठंडियां चलती रहती हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम बात करें विंटर सोल्स्टाइस में, जो कि लगभग 22 दिसंबर के दिन होता है, इसमें देखोगे कि आप नदर्न हेमिस्फीयर का जो मेजर पोर्शन है वो सन से दूर है, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियां चल रही है, इसीलिए इसका नाम विंटर सोल्स्टाइस हो गया। लेकिन इस दिन जो 22 दिसंबर की बात हो रही है, ये एक ऐसा दिन होगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर वाले पोर्शन में सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होगा। ठीक, और इस टाइम पर आप देखोगे कि सदर्न हेमिस्फीयर चूंकि सन की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए यहां पर गर्मियां चल रही होंगी। नाम इस हिसाब से रखा गया है कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी चल रही है तो समर सोल्स्टाइस होगा, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा है तो ये विंटर सोल्स्टाइस होगा। इन दोनों के अलावा दो बातें आपको और याद रखनी है कि दो ऐसे डेट होते हैं जहां पर अर्थ के टिल्टिंग का प्रभाव खत्म हो जाता है। यहां पर तो आप देख रहे हो कि यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। लेकिन इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अर्थ इस हिसाब से टिल्ट हुआ है कि यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पर बराबर बराबर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो यहां पर हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है कि सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि दोनों ही बराबर बराबर हिस्से के सूरज की किरणों को एक्सेप्ट कर रही हैं। ऐसे समय पर क्या होता है कि दिन और रात का जो टाइम होता है वो बराबर हो जाता है, मतलब कि 12 आवर्स का डे हो जाएगा और 12 आवर्स का नाइट हो जाएगा। इसके बेसिस पर ऐसा दो बार हो सकता है कि एक बार जब पृथ्वी सूरज का चक्कर काटते हुए यहां पहुंच रही है, जब डेट 21 मार्च है, इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स इक्वल वर्ड से लिया गया है, इक्वल डे और नाइट टाइम पीरियड के हिसाब से इक्विनॉक्स होता है। तो इक्विनॉक्स एक तो 21 मार्च के दिन होगा और जब वापस से अर्थ घूम के इस पोजीशन पर आएगा, यहां पर भी टिल्टिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यहां पर भी इक्विनॉक्स होगा। ये 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। याद रहे कि जब भी 21 मार्च वाला इक्विनॉक्स होता है तो हम यहां पर ऑटम सीजन देखते हैं, और जब भी हम 23 सितंबर की बात करते हैं तो यहां पर हम स्प्रिंग सीजन देख रहे हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पर हम एक वीडियो देखते हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि आखिरकार ये रोटेशन रिवॉल्यूशन जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बस आपको एक बात यहां पर ध्यान देनी है कि ये फोटो आप देख लो, ये इमेज के अंदर में आप ये जिस हिसाब से देख रहे हो कि अर्थ का टिल्टिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। जिस डायरेक्शन में अर्थ टिल्ट है 23.5 डिग्री में, वो हमेशा यही 23.5 डिग्री रहने वाला है। इसी के आधार पर हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आखिरकार अर्थ पर अलग अलग सीजन क्यों होते हैं, या फिर समर सोल्स्टाइस, और इन सब चीजों को भी हम देखेंगे। शुरुआत जनवरी मंथ से हो रहा है और यहां पर आप देख रहे होगे कि मंथ चेंज होता जा रहा है और अर्थ ये सन का अपने आप में एक चक्कर काटता जा रहा है। पूरा एक चक्कर काटने में आप देखोगे कि 1 साल का टाइम पूरा लग जाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा अब दूसरे एंगल ऑफ रेफरेंस से देखें और ये हमारा अर्थ सामने आया, तो हम देखते हैं कि अर्थ अपने हिसाब से रोटेट कर रहा है। हमने देखा ना, एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। अब अक्टूबर मंथ आता है, नवंबर मंथ आता है, और धीरे धीरे आते आते दिसंबर मंथ आता है। अब दिसंबर मंथ में हमने क्या देखा कि हमारा 22 दिसंबर के लगभग विंटर सोल्स्टाइस होता है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि जो भी नदर्न हेमिस्फीयर का मेजर पोर्शन है वहां पर अंधेरा है, सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसीलिए यहां पर ठंडियां चल रही हैं। और समर में जो अर्थ का सन का डायरेक्ट रेज है वो कहां पर पड़ रहा है, वो आपका दिखेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की सीधी किरणें पड़ रही है। देखो सन की सीधी किरणें यहां पर है लगभग, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां पर आ रहा है। अब देखो यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी होगा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम लोग देखेंगे कि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं दिसंबर के मंथ में, और यहां पर गर्मी होगी। ठीक है, अब अर्थ धीरे धीरे दिसंबर से जनवरी, फिर आगे और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करते करते जब ये और तेजी से आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च। मार्च में आप देखोगे कि जो अर्थ का टिल्टिंग का पोजीशन है वो कैसा हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया कि नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों सन के इक्वल रेस को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो यहां पर टिल्टिंग का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमें यहां से देखने को तो यही लग रहा है ना कि बिल्कुल देखो सीधी लाइन है टिल्टिंग का, लेकिन झुका हुआ है। झुका इस सेंस में है कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सको तो एक एक्सिस आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन से साउथ पोल से घुस रही है और नॉर्थ पोल से बाहर निकल जा रही है, मतलब आपके मोबाइल के पीछे निकल जा रही है। तो मतलब क्या है कि इस टिल्टिंग का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों बराबर बराबर सूरज की किरणें देख रही हैं, इसीलिए ये इक्विनॉक्स का टाइम है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग सीजन झेलेगा और एक फॉल वाला सीजन झेलेगा, लेकिन वापस से अब अर्थ हमारा रोटेट करता जाएगा। तेजी से हम इसको बढ़ा के लेके आते हैं अप्रैल, मई, जून, और इसके बाद जब तेजी से जून तक हम पहुंच रहे हैं तो हमने देखा कि 1 जून का टाइम ऐसा आएगा कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब आप देखो इंडिया है यहाँ पर, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। इसके बेसिस पर आप देखोगे कि सनलाइट जो है वो कहां पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है, और मेजॉरिटी ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर पे सन की रेज है, इसीलिए यहां पर गर्मी होगी। ये समर सोल्स्टाइस की बात होगी 21 जून को। यहां पर एक बात आपको और ध्यान देना है कि जो अभी हम एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन की बात कर रहे थे, उस एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन के बाद से आप देखोगे कि लगभग जो हमने आर्कटिक सर्कल डिफाइन किया था वो कुछ ये रहा है। अब आप देखो कि अगर अर्थ चक्कर काटता भी है ना तब भी यहां पर दिन ही रहेगा। देखो ऐसे दिन ही है ना, इसका मतलब है कि लगभग 6 मंथ का टाइम इस पूरे आर्कटिक सर्कल, मतलब जिसको हम लोग फ्रिजिड जोन कल बोल रहे थे, ये 6 महीने तक यहाँ पर उजाला ही रहेगा, और यहाँ पर सदर्न साउथ पोल में देखो 6 महीने तक अंधेरा ही रहेगा। और इसीलिए हम अगर इस पोजीशन पर हम एक और जो अभी बात कर रहे थे समर सोल्स्टाइस की, यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर पे समर रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीन रहेगा। ठीक है, ये बात हमने देख ली। अब एक इक्विनॉक्स का और फेज बचता है। अब आप समझो कि जुलाई का मंथ भी था, जुलाई के मंथ के बाद अगस्त, और फिर आता है हमारा सितंबर। सितंबर के आते आते आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ की टिल्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो है, अब इस टाइम पे अगर आप एक्सिस देख रहे होगे तो आप यूं समझो कि नॉर्थ पोल से आपकी मोबाइल स्क्रीन के बाहर पोल निकल रही है और कहीं पीछे के साइड से साउथ पोल से एक्सिस घुसी होगी, लेकिन इस टिल्टिंग का कोई मतलब नहीं है।
है क्या, क्योंकि नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर पे सन का तो इक्वल रोशनी पड़ रहा है। इसके हिसाब से हम फिर से एक इक्विनॉक्स देख सकते हैं। तो इस वीडियो के आधार पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो टिल्टिंग का प्रभाव है ये कब नदर्न हेमिस्फीयर के फेवर में होता है और कब सदर्न हेमिस्फीयर के फेवर में होता है। अब इससे मुझे लगता है कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन का क्या फिनोमेना है, कैसे रिवॉल्व होता है अर्थ, और टिल्टिंग का क्या प्रभाव है। इसके बेसिस पर जो भी हम विंटर सीजन देखते हैं, समर सीजन देखते हैं, सीजन में बदलाव देख रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, दिन और रात होने का क्या रीजन है। दिन और रात का क्या रीजन है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, तो केवल रोटेट करता है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब हम अगर ये पूछें आपसे, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन, बहुत ही इजी सा सवाल है। रिवॉल्यूशन का जो भी एक शेप होता है वो हमेशा इलिप्टिकल शेप होता है, मतलब कि बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है। क्योंकि अगर सर्कल होता तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर सन होता और अर्थ हर बार सन से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर होता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। होता यूं है कि सन कहीं ना कहीं यहाँ बीच में है और अर्थ ऐसा है और इधर टिल्टेड है। तो अर्थ जब भी टिल्टेड है तो कुछ इस हिसाब से हम अर्थ के फिगर को देखते हैं, और ये जो पूरा शेप है ना, इस शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। इसीलिए पूछा गया कि अर्थ जो सन के तरफ चारों तरफ चक्कर काटता है वो कौन सा ऑर्बिट होता है, तो हम आंसर बताएंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सीजन क्यों होते हैं। अब हमने देखा कि विंटर समर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक तो रीजन हमने देखा कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, दूसरा कि अर्थ रिवॉल्व करता है। तो इन दोनों के बेसिस पर हमने देखा कि अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री अगर टिल्टेड है, एक तो उसके वजह से, दूसरा अर्थ रिवॉल्व करता है इसके वजह से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बी और सी, तभी हमारे अर्थ पर सीजन्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होती होगी कि ये जो अर्थ का एक्सिस है वो इलिप्टिकल प्लेन से 66.5 डिग्री है, इसका क्या मतलब है। हमने तो अभी तक यही देखा था कि अगर ये अर्थ है और ये अगर उसका नॉर्मल है तो नॉर्मल से अर्थ लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यही पढ़ा था हमने। जो इलिप्टिकल प्लेन होता है ना, वो इलिप्टिकल प्लेन कुछ कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से अगर हमको पता है कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये अगर उसमें से हमने देखा कि ये वाला एंगल 23.5 है तो बचा हुआ कितना होगा, 66.5 डिग्री होगा। और इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो आसानी से हम देखेंगे कि 90 डिग्री बन जा रहा है, मतलब 23.5 प्लस 66.5 कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन जा रहा है। इसीलिए ये जो बाकी का एंगल है ये हमारा 66.5 डिग्री है, तो ये भी टिल्टिंग बता रहा है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जा रहा है कि इलिप्टिकल प्लेन से अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये रीजन भी है सीजन का होने का। टिल्टिंग हमको समझाना है, अगर हम चाहे नॉर्मल से समझा दें चाहे हम चाहे इस वाली लाइन से समझा दें, दोनों से बस हमें ये बताना है कि अर्थ अगर टिल्टेड है तो इसका प्रभाव सीजन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, ऐसा क्यों होता है कि दिन और रात का जो समय है वो चेंज होता जा रहा है। यही तो अभी हमने पूरा पढ़ा है और इसके बेसिस पर हमने क्या देखा था कि जो भी रिवॉल्यूशन है अर्थ का अपने टिल्टेड एक्सिस पर, यही एक कारण है। बाकी अगर केवल रोटेशन बोले तो गलत हो जाएगा, केवल रिवॉल्यूशन बोले तो भी गलत हो जाएगा, लैटिट्यूडिनल पोजीशन ये भी गलत ही ऑप्शन है। इसके आधार पर केवल और केवल चौथा आंसर हमारा सही बनता है। अब अगर हम आपसे कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि क्या अभी हमने जो भी सोल्स्टाइस वगैरह पढ़ा है, तो क्या विंटर सोल्स्टाइस हमेशा 22 दिसंबर को पड़ेगा क्या, या फिर 21 दिसंबर को ही पड़ेगा क्या, ऐसा है क्या कुछ ऐसा। तो आप बताओगे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एग्जैक्टली देखते हैं कि साल जो है हमारा 365 दिन का नहीं होता, बल्कि लगभग 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट का होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 आवर लेके चल रहे थे अभी तक। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है ना कि बहुत बार वेरिएशन हो जाता है कि कभी कभी विंटर सोल्स्टाइस 21 दिसंबर को पड़ रहा है, कभी 22 दिसंबर को पड़ रहा है, और कभी कभी 20 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर को भी पड़ सकता है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन बहुत हार्डली आते हैं, बहुत सालों बाद आते हैं। जैसे कि पिछली बार 23 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस हुआ था 1903 में, और अब अगला 23 दिसंबर को कब होगा, ये होगा 2303 में। अभी तो भाई 21st सेंचुरी चल रही है, ये तो 24th सेंचुरी की बात कर रहा है, तो कई सालों बाद ऐसा होता है, लेकिन होता है। कभी भी पूछे कि क्या ये सब टाइम फिक्स है, विंटर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स का, तो आप बोलोगे फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 दिन के आसपास में ही घूमता टहलता रहता है। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर एपीहेलियन और पेरीहेलियन का। यहाँ पर ये जो वर्ड हेलियन है, ये हेलियन वर्ड हमेशा सन से रिलेटेड होता है। कहीं पर भी आप हेलियोस, हेलियन ये सब वर्ड अगर सुनोगे तो आप समझो कि ये सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो 2 सफिक्स लग रहे हैं, एक पेरी और एक एप। जो पेरी वर्ड है आप हमेशा इसको याद रखना, पी से पेरी और प से पास, मतलब कि अभी मैंने आपको समझाया कि ये इलिप्टिकल शेप है और सन यहाँ पर कहीं है, तो अर्थ का ऐसा पोजीशन आएगा ना जो सन से सबसे पास में आ जाए, और एक पोजीशन ऐसा आएगा जो सन से सबसे दूर चला जाए। जो सबसे पास वाला सिचुएशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन, और जो सबसे दूर वाला पोजीशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एपीहेलियन। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान देना, इस फोटो में देखो, इस स्ट्रक्चर में इलिप्टिकल पाथ आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ ये दिख रहा है कि ये जो सन है अगर इस डायरेक्शन में टिल्टेड है ऐसे और ऐसे, तो ये वाला पोजीशन आप देखोगे कि इस वाले पोजीशन पे पेरीहेलियन है, क्योंकि अर्थ सन से सबसे पास में है। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बताई जा रही है, 1.47 मिलियन किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो, सॉरी 1.47 नहीं, 147 मिलियन किलोमीटर सही है, 147 मिलियन किलोमीटर। और यहाँ पर कितना किलोमीटर है, ये 152 मिलियन किलोमीटर है, मतलब कि 5 मिलियन किलोमीटर का अंतर पड़ता है। ऐसे देखने में तो बहुत कम लगता है यहाँ पर, लेकिन असल में आप समझ पा रहे होंगे कि 5 मिलियन किलोमीटर कितना ज्यादा होता है। इसके आधार पर अर्थ जो है जब यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कौन सा हेमिस्फीयर सामने है उसके, आप देख रहे हो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो इसके ज्यादा साइड में है ना, टिल्टेड है यहाँ पर। तो इसीलिए आप देखोगे कि
ये पेरीहेलियन लगभग लगभग 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी में हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी का सिचुएशन होता है। तो चूंकि भले ही अर्थ सन के सबसे पास में है, लेकिन फिर भी नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होती है। यहाँ का सदर्न हेमिस्फीयर जो है ये सन की तरफ टिल्टेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर है, इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियां देखने को मिलती है 3 जनवरी के टाइम पर। और लगभग लगभग 3 जनवरी के टाइम पर हम पेरीहेलियन का सिचुएशन देखते हैं। जस्ट ऑपोजिट 7 जुलाई के टाइम पीरियड में हम लगभग लगभग एपीहेलियन का कंडीशन देखते हैं, और यहाँ पर अर्थ सन से सबसे दूर होता है। और यहाँ पर चूंकि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी आती है। 7 जुलाई को क्या होती है, जून जुलाई में गर्मियां होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि 5 मिलियन किलोमीटर का जो अंतर है ये उतना प्रभाव नहीं डालता है जितना प्रभाव अर्थ के टिल्टिंग होने के कारण पड़ जाता है। तो कभी आपसे अगर डायरेक्टली कोई पूछे कि क्या सन जो है और उसके रेस्पेक्ट में अर्थ है, वो अर्थ पेरीहेलियन पोजीशन पे है या एपीहेलियन पोजीशन पे है, तो इसका सीजन के साथ कोई रिलेशन है क्या, तो आप बोलोगे देखो रिलेशन तो कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि टिल्टिंग कहां पर है। क्योंकि यहाँ तो सबसे पास में है पेरीहेलियन में, लेकिन फिर भी नदर्न हेमिस्फीयर पे ठंडी का सिचुएशन है। आप देखो ना 3 जनवरी को विंटर वेकेशन चलते हैं, उस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां चलती हैं, तो बहुत ठंड होती है इस टाइम पर, लेकिन जबकि अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होता है, इसीलिए ये पेरीहेलियन और एपीहेलियन का कोई पोजीशन ये कंसीडर हम नहीं करते हैं। ठीक है, एक हमने और कंसीडर पढ़ा था इक्विनॉक्स, जो कि हमने वीडियो में देखा था 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा कुछ फिनोमेना होता है जिसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पे सूरज की किरणें बराबर पड़ती हैं, और यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर समर सोल्स्टाइस पड़ रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा। अब आप यहाँ पर समझो, समर सोल्स्टाइस का पड़ रहा था, आपको याद है क्या? समर सोल्स्टाइस लगभग लगभग 21 जून को पड़ रहा था। अब 21 जून में आपसे पूछ रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगा, तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर पे उस टाइम समर चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे उस टाइम क्या चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा। आप बताओ कि जिस हिसाब से 21 जून में नदर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा कि 21 जून को जो डे टाइम होगा वो सबसे लंबा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और नाइट का जो टाइम होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। आप ये भी बता सकते हो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। 21 जून के दिन में यहाँ पर जो डे है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और जो नाइट है वो सबसे लंबा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून वाले दिन में। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट आपको बस कैलकुलेट करना है। ये पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि व्हाट डज द टिल्ट ऑफ अर्थ हैव टू डू विद द सीजंस। अभी मैंने आपको पूरा डायग्राम से और वीडियो से समझाया है कि अर्थ जिस हिसाब से टिल्टेड है 23.5 डिग्री अपने नॉर्मल से इस डायरेक्शन में, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है सीजन में कि जब नदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ होता है तो यहाँ पर गर्मी होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ सन की तरफ झुका हुआ है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और अगर इक्विनॉक्स का पोजीशन में जहां पर नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर सन के इक्वल रेस को एक्सेप्ट करती हैं, तो यहां पर हम लोग स्प्रिंग और ऑटम सीजन देखते हैं। तो आपको पूरा डायग्राम बना के वहां पर डेट लिख के सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आप समझो कि मुश्किल से आपको 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है इन सब क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसके आधार पर आप आंसर भी कर लेना, और जरा मुझे सबमिट करके भी दिखाओ डिस्कशन बॉक्स में, या फिर हमें मेल करके भी देखो onlyprelim@gmail.com पे, कुछ भी करो लेकिन लिखो जरूर से। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अभी पिछला क्वेश्चन मैंने जो भी पूछा है आपसे उसका जवाब सबके सब लोगों ने सही दिया है। बहुत सारे आंसर्स मेरे पास मेल के थ्रू भी आए थे, और बहुत सारे आंसर्स मैंने डिस्कशन पेज पर भी देखे, सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग आंसर करते हो और बिल्कुल सही आंसर करते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि डजंट द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन कॉज द सीजन। इसका कहने का मतलब है कि क्या पेरीहेलियन या फिर एपीहेलियन, ये जो दो पोजीशंस हमने देखा था जिससे हम डिफाइन कर रहे थे कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, तो ये पूछ रहा है क्या इस वेरिएशन के कारण सीजन होता है क्या। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई सन के पास में अर्थ है या सन के दूर अर्थ है, इसका सीजन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और क्या रीजन है इसका रीजन टिल्टिंग के कारण हम देंगे, तो इसको भी आप 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। ठीक है, और इसका आंसर डिस्कशन पेज पर सबमिट करो।